हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक करने वाले हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई बार अच्छे क्वेश्चन इसमें से पूछ ले जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे बोरॉन फैमिली, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट्स में आपको मिले या फिर आपकी बुकलेट्स में मिले, उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बोरॉन फैमिली से। और बोरॉन फैमिली की शुरुआत करने से हम जब शुरुआत करते हैं तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे उसके। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देखते हैं बोरॉन फैमिली। पहले देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बोरॉन फैमिली में। तो एलिमेंट्स कौन कौन से बोरॉन फैमिली में? पहला एलिमेंट आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। These are the elements of boron family. ये बोरॉन फैमिली का परिवार है। ठीक है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। These are the elements that are involved in boron family. ये बोरॉन फैमिली का पार्ट है। ठीक है ना। अब इससे बात आती है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली चीज की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होती है NS2 NP1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ठीक है ना, P में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और NS पूरा फुल रहता है। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब N का मतलब क्या है? जिस पीरियड में ये होंगे। फॉर एग्जांपल बोरॉन इज इन सेकंड पीरियड, तो आप 2s2 2p1 लगा दें। एल्यूमिनियम इज थर्ड पीरियड, 3s2 3p1 लगा दें। गैलियम इज इन फोर्थ पीरियड, 4s2 4p1 लगा दें। तो जिस भी पीरियड में ये एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को आप N की जगह प्लेस कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। बट दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है ना, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड बात करते हैं हम इसमें एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की बात करते हैं। ठीक है, एटॉमिक साइज को हम इस तरह से देखेंगे। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब बोरॉन से एल्यूमिनियम जाएगा तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहा है और जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेगा, यहां पर एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। बोरॉन टू एल्यूमिनियम साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर हम एल्यूमिनियम टू गैलियम जाते हैं तो यहां पर साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज करेगा इंक्रीज, लेकिन यहां पर क्या हो गया? एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम का साइज हो गया छोटा, एल्यूमिनियम का साइज हो गया बड़ा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब आप गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम में पहली दफा डी इलेक्ट्रॉन्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होगा। डी मतलब 3D इन्वॉल्व होगा। अब आपको ये पता है कि 3D की जो शील्डिंग है वो बहुत ही पुअर होती है। 3D की शील्डिंग पुअर, और उसके रिस्पेक्ट में जितने इलेक्ट्रॉन 3D में गए उसके रिस्पेक्ट में उतने ही प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में जाएंगे। और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन गए तो उनकी जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, शील्डिंग पुअर हो गई। इसकी वजह से गैलियम का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। गैलियम का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट आ गई। तो आप जब बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाएंगे तो नॉर्मली शेल इंक्रीज कर रहा है। शेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में जाते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम में जाने पे होता यह है कि गैलियम में पहली दफा 3D इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं या 3D शेल इन्वॉल्व होता है, सबशेल इन्वॉल्व होता है। और जब 3D सबशेल इन्वॉल्व होगा तो इसमें होगा क्या कि इसकी शील्डिंग क्या है? पुअर है। शील्डिंग पुअर, ठीक है, और जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, शील्डिंग पुअर हो गई, साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। साइज क्या कर गया? श्रिंक कर गया। तो इसकी वजह से गैलियम का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब गैलियम से जब इंडियम में आएंगे, हम गैलियम से इंडियम में आएंगे तो अगेन इसमें 3D, अब तो 3D ऑलरेडी आ चुका है, तो साइज क्या करेगा? साइज इसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इंडियम टू थैलियम में भी साइज इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज जनरली इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट दिस प्लेस वेयर फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। गैलियम का साइज छोटा होता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम गैलियम का साइज छोटा है। तो जब आपसे एटॉमिक साइज के बारे में बात की जाएगी तो एटॉमिक साइज के बारे में आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि बोरॉन सबसे कम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद थैलियम। ठीक है, दिस विल बी द साइज चार्ट, जहां गैलियम एल्यूमिनियम से पहले आ जाएगा या गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा हो जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गैलियम में क्या आ गया? 3D आ गया, और 3D की शील्डिंग और स्क्रीनिंग पुअर होती है। जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। जेड इफेक्टिव का डोमिनेटिंग नेचर, स्क्रीनिंग का लेस डोमिनेटिंग नेचर, साइज क्या कर गया? श्रिंक कर गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट गैलियम में फर्स्ट टाइम 3D इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं।
in this series, right? And if the 3D electrons are being involved, तो 3D electrons की screening is poor, and because 3D electron screening is poor, Z effective is still more. So Z effective plays a dominating role, and therefore the size shrinks. Size क्या करेगा? Shrink करेगा. ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने, एटॉमिक साइज देखा. एटॉमिक साइज में इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट क्या था कि गैलियम का साइज छोटा है और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है. बस ये चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एटॉमिक साइज के ऊपर बात करें हमने. चलो अब बात करेंगे हम इसमें एटॉमिक साइज के बाद. बात करेंगे हम, पहले बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है ना, पहले बात करते हैं हम आयनाइजेशन पोटेंशियल. थर्ड में हम बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल. आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे. अब आयनाइजेशन पोटेंशियल पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा. आपको ये चीज पता है कि बेटा जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो आपको बस उसी जनरल फॉर्मूले पे लेके चलना है. ठीक है, उस जनरल फॉर्मूले को देखने की कोशिश करते हैं. पहली चीज, बोरॉन टू एल्यूमिनियम. बोरॉन से एल्यूमिनियम में साइज क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है ना. और जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो किसका ज्यादा होगा, बोरॉन का. अब एल्यूमिनियम टू गैलियम साइज क्या कर रहा है, साइज कर रहा है डिक्रीज. साइज अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा. गैलियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सो पहली चीज, फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम साइज इंक्रीजेस, एंड एज साइज इंक्रीजेस आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो मैंने वो मार्क किया. From gallium to aluminium size decreases, and because from aluminium to gallium size is decreasing, ionization potential will increase. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, next from gallium to indium, again size is increasing, and because size is increasing the ionization potential will decrease. Now the last one, and that is very important. ये चीज आपको समझनी है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है. यहां पर क्या होगा, यहां पर इंडियम टू थैलियम में साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट स्टिल आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थैलियम इज मोर देन इंडियम. आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थैलियम इज मोर देन इंडियम. अब आप लोग पूछोगे सर ये क्या हुआ, यहां तो साइज इंक्रीज कर रहा है, आप तो बोल रहे थे साइज इंक्रीज करने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए, बट यहां तो क्या हो गया, यहां तो इंक्रीज हो गया. तो यहां पर क्या दिक्कत आती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम कहां है. अब जब थैलियम की बात करते हैं तो थैलियम में ध्यान रखिएगा कि थैलियम एक तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 81 इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 81 इलेक्ट्रॉन्स. पहली चीज, इसमें है 49 इलेक्ट्रॉन्स. द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 32 इलेक्ट्रॉन. 32 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, व्हिच मींस अ लॉट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए. दूसरी चीज, सेपॉस पॉइंट, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो इसके रिस्पेक्ट में 32 प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हुए होंगे कि नहीं होंगे. 32 प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, 32 प्रोटॉन्स भी इंक्रीज हुए. अब प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए तो Z effective, the Z effective will increase because 32 protons will increase the Z effective. पहली चीज. दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें अब आप ध्यान से समझेगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए 4f में, few electrons went to 4f and few electrons went to d. अब you know that 4f has negligible shielding. कैसी shielding होती है बेटा, negligible. ठीक है ना, उसमें शील्डिंग, वो शील्डिंग करता ही नहीं है. देयर इज नो रिपल्शन बिकॉज ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स. अगर उसमें नेग्लिजिबल शील्डिंग है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा. एंड अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो आप इसको सब से समझिए कि 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई शील्डिंग नहीं, लेकिन 14 प्रोटॉन्स की वजह से Z इफेक्टिव है. तो Z इफेक्टिव 14 प्रोटॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग नहीं हुआ. तो Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, एंड बिकॉज़ Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो जब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव. जितना ज्यादा Z इफेक्टिव उतना ही ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, जिसका साइज छोटा होगा उसका Z इफेक्टिव ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, लेकिन जिसका साइज बड़ा हो गया उसका Z इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि उतना ही डिस्टेंस पे हो गया ना वो चीज. तो जितनी डिस्टेंस पे कोई चीज है उसको वहां से पुल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल, लेकिन कोई चीज डिस्टेंस पास है तो उसको पुल करना क्या है, आसान. तो Z इफेक्टिव क्या करता है, Z इफेक्टिव ये कहता है कि न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन या किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कितना है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ऑल्सो द डिस्टेंस पे.
अब जैसे जैसे साइज बढ़ता गया Z इफेक्टिव क्या होता गया, कम। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आई, यहां पर दिक्कत इसलिए आई क्योंकि यहां पर आ गए 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब साइज तो बढ़ गया लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पुअर हो गई, बिकॉज स्क्रीनिंग रिड्यूस्ड, स्क्रीनिंग तो रिड्यूस हो गई लेकिन Z इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। अब ये क्यूमुलेटिव ऐसा बढ़ जाएगा कि Z इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम थैलियम मुश्किल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना फ्रॉम थैलियम अगर मुश्किल हो गया तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल में इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा कि बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, बोरॉन विल हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। उसके बाद थैलियम आ जाता है बेटा, और यहीं पर आईआईटी आपसे क्वेश्चन पूछता है। इसी जगह पे आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बता दो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, यही क्वेश्चन पूछा था आईआईटी ने। तो बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद आप अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, इंडियम से भी ज्यादा गैलियम, तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, गैलियम। अब एल्यूमिनियम और इंडियम में किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा किसका है, एल्यूमिनियम का, और सबसे आखिरी में कौन आ जाएगा, इंडियम। सबसे आखिरी में कौन आ जाएगा, इंडियम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बोरॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा होगा, लेकिन थैलियम का भी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें आ गए 4f इलेक्ट्रॉन्स, और 4f इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग पुअर, बिकॉज ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग इज पुअर। अगर 4f इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग पुअर है तो 4f इलेक्ट्रॉन्स तो स्क्रीन नहीं कर रहे, व्हिच मींस साइज इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन Z इफेक्टिव 14 प्रोटॉन्स की वजह से बहुत ज्यादा हो गया। इसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। और यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला कई बार आईआईटी नीट पेपर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड आपको याद रहना चाहिए कि बोरॉन के बाद थैलियम आता है, एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम में तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम से ज्यादा कौन है, गैलियम, इंडियम से ज्यादा भी कौन है, गैलियम। ठीक है ना, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि गैलियम सबसे ज्यादा है, ठीक है, गैलियम लग दिया। अब एल्यूमिनियम और इंडियम में साइज का फैक्टर देख लीजिए। बस ये थैलियम वाला जो केस है कि थैलियम सबसे आगे आ जाता है या सेकंड नंबर पे आ जाता है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। वो देखिए कि फ्रॉम बोरॉन टू बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, मेल्टिंग पॉइंट यहां से यहां तक डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, एंड फ्रॉम गैलियम टू इंडियम, गैलियम टू थैलियम, इंडियम एंड थैलियम, मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट करेगा इंक्रीज। यहां से क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, इंडियम and thallium have close packing structure. Close packing structure, इनके पास close packing structure होता है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। बोरॉन के पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्वियसली जब पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन फिर आती है बात आपके पास गैलियम की। अब गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट ना काफी कम है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी कम है। ठीक है, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि गैलियम Ga2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, Ga2 फॉर्म में, तो ये डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म है ना। अब बिकॉज ऑफ दिस यहां पर मेल्टिंग पॉइंट में ये वेरिएशन आती है कि फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बोरॉन का पॉलीमेरिक साइज हो गया, पॉलीमेरिक मतलब ऑब्वियसली आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोज पैकिंग हो गया तो वो कम हो गया, और गैलियम क्या हो गया, गैलियम हो गया आपका Ga2 डायमर की फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाकी इंडियम और थैलियम क्योंकि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में भी रहते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे, बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर गैलियम से इंडियम पे जाने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इंडियम से थैलियम जाने पे भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि आपके पास बोरॉन से एल्यूमिनियम जाने पे डिक्रीज, फिर बोरॉन से गैलियम जाने पे डिक्रीज, और गैलियम से थैलियम जाने पे इंक्रीज। दिस इज हाउ द मेल्टिंग पॉइंट विल वैरी।
क्यों वैरी कर रहा है? क्योंकि गैलियम के पास कैसा स्ट्रक्चर है? गैलियम के पास है डायमेरिक स्ट्रक्चर, और डायमेरिक स्ट्रक्चर में ये चीज मान के चलिए कि कभी भी मॉलिक्यूल पर डायमेरिक स्ट्रक्चर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि डायमेरिक स्ट्रक्चर में इतना अटैचमेंट्स है नहीं, तो उन मॉलिक्यूल्स को आप अलग अलग बहुत आसानी से कर सकते हो, और अगर उनको आसानी से अलग अलग कर दोगे तो मेल्ट हो जाएंगे। मेल्टिंग सॉलिड और मेल्ट में क्या फर्क होता है? सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स या एटम्स आर क्लोज बाय, लेकिन मेल्टेड स्टेट में थोड़ा दूर हो जाते हैं, और गैसियस स्टेट में और दूर हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें है कि अगर उनके पास अगर डायमेरिक फॉर्म है तो मेरे को सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ना है, वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर पॉलीमेरिक फॉर्म है तो मेरे को बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो अलग होंगे। और बॉन्ड तोड़ने के लिए लगती है एनर्जी, और एनर्जी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हीट, और हीट करने के मतलब मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है इस सीरीज में। क्यों? क्योंकि वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और बोरॉन में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और बाकी एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट नॉमिनल रहते हैं, ज्यादा आगे पीछे वेरी नहीं करते। ये बात होगी आपकी मेल्टिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं इसी में बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं आपके पास। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अटैचमेंट है। जितना स्ट्रॉन्ग वो अटैचमेंट होगा उतना ही उसको क्या होगा? उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। नाउ व्हेन वी सी अटैचमेंट, वी से अटैचमेंट बिटवीन टू एटम्स। The attachment between two atoms can be seen in this way that अगर वो smaller molecule atoms है तो उनके बीच में bond strength क्या होगी? Stronger। लेकिन अगर वो bigger atoms है तो उनके बीच में bond strength क्या हो जाएगी? Weak। तो बेसिकली आपके पास, क्योंकि बोरॉन का साइज छोटा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और वैसे ही डिक्रीज करता जाएगा। क्या करता जाएगा? डिक्रीज। अब बात आती है सर थैलियम तो और कम होना चाहिए, क्योंकि थैलियम का तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। बट बेसिकली बटा इस बात को समझो कि जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम सॉलिड से लिक्विड में जाने की बात करते हैं, और जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाने की बात करते हैं तो सॉलिड में डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन लिक्विड में कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, वो एक ही स्टेट में रहता है। ठीक है ना? लेकिन सॉलिड में क्या होगा? कोई पॉलीमेरिक में है, कोई डाइमेरिक में है, कोई क्लोज पैकिंग में है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स है, लेकिन लिक्विड में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एंड बिकॉज ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसका साइज छोटा होगा। तो जिसका साइज छोटा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका साइज कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका साइज बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज। ये हो गई आपकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वैल्यूज है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या कि आपके पास दो एटम्स हैं जो बॉन्डेड हैं। ठीक है, अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब जब हम देखेंगे फ्रॉम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसको याद करना, इनकी वैल्यू याद करना आसान है, क्योंकि इसकी 2 है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इसकी हो जाती है 1.5, तो 0.5 से डिक्रीज कर दिया और फिर इंक्रीज करते जाओ 1.6, 1.7 एंड 1.8। इस तरह से आप वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी जाहिर होती है, क्योंकि आपको अभी बताया मैंने जेड इफेक्टिव क्या होता है थैलियम का ज्यादा। अगर थैलियम का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास इस तरह से वैल्यूज चेंज करेगी बोरॉन से थैलियम जाने पे। ठीक है ना? वैल्यूज क्या करेगी? इन पहले बोरॉन से एल्यूमिनियम पे डिक्रीज, फिर एल्यूमिनियम से थैलियम पे इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सिक्स्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो बेसिकली जो बोरॉन फैमिली है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करती है। तो प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? दिस इज द प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज द प्रिफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यहां पर भी कुछ गड़बड़ होती है, और गड़बड़ भी उसी वजह से होती है जिस वजह से हमने देखा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल में गड़बड़ होती है। देखिए क्या होता है, जब मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम में जाता हूं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है,
तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी +3 स्टेबल है, इसकी भी +3 स्टेबल है, इसकी भी +3 स्टेबल है, इंडियम की भी +3 स्टेबल है, लेकिन थैलियम की +1 स्टेबल हो जाती है। थैलियम की कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन हो जाती है? +1। अब ऐसा क्यों हुआ? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की क्यों ज्यादा स्टेबल हुई देन +3? इसको समझते हैं। अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं थैलियम की, तो पहली चीज की बात करूंगा मैं कि इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब मैंने इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, दोबारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बेटा इसकी? आखिरी वाला बैलेंस, तो आखिरी वाला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6s2, 6s2, ठीक है, 4f14, 5d10, 6p1. This will be the electronic configuration of thallium. This will be the electronic configuration of thallium. यहाँ पर 4f और 5d इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। अब 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्डिंग तो दिखाते नहीं, स्क्रीनिंग तो दिखाते नहीं। अगर वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग नहीं दिखा रहे हैं, बट उसी के रिस्पेक्ट में उतने ही प्रोटॉन्स कहां गए हैं? न्यूक्लियस में। और वो क्या कर रहे हैं? वो जेड इफेक्टिव तो दिखाएंगे। भाई साहब, अगर तुम्हें शील्डिंग नहीं दिखानी, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं जेड इफेक्टिव नहीं दिखाऊंगा। तो वो जेड इफेक्टिव दिखा रहे हैं, तो प्रोटॉन जेड इफेक्टिव दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं दिखा रहे। चलिए, अब अगर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग नहीं दिखा रहे, तो इस इलेक्ट्रॉन पे 14 इलेक्ट्रॉन्स का पुल बहुत ज्यादा लग रहा है, और वो 14 इलेक्ट्रॉन्स का पुल इतना ज्यादा लगता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता, तो इसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता। तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है कि जो इनसाइड पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, वो रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। और इसकी वजह से यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम की होती है वो क्या होती है? +1। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर क्योंकि 4f की वजह से आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। और उसकी वजह से क्या होगा बेटा? उसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन अनरिएक्टिव इनर्ट हो जाएंगे, और अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गए तो उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? +1। तो बाकी सबकी सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3 है, लेकिन सिर्फ थैलियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर थैलियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है +1, +3 वो एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपके पास थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, हाउ विल दिस बिहेव, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट? अब ध्यान से समझेगा कि ये +3 से +1 में जाना चाहेगा, क्योंकि +1 इज द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर ये +3 से +1 में जाता है तो खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। और अगर खुद को क्या रिड्यूस कर रहा है तो दिस विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा बिहेव करेगा ये? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद को रिड्यूस करके दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दिस विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बोरॉन की भी +3 स्टेबल है, बोरॉन से लेकर इंडियम तक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेबल है। थैलियम पे जाके दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि थैलियम में आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट वी टॉक्ड अबाउट इन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने इसकी बात की थी कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये दो जो 6s इलेक्ट्रॉन्स हैं, the 6s electron become inert, and if they become inert, what will happen? They will not participate, and if they do not participate, only this last electron will participate, और उसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया जाएगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। बहुत बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। Tl+3 से Tl+1 जाने पे Tl+3 का +1 फॉर्म स्टेबल है। अगर +1 फॉर्म स्टेबल है तो खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, एंड देयरफॉर इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बेटा, ये तो बात होगी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना, ये होगी बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब कुछ जनरल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, और उन जनरल रिएक्शंस में देखते हैं कि क्या क्या सब बिहेवियर है। जनरल रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जनरल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। जनरल रिएक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जहां पर रिएक्शन विद की बात करूंगा, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो रिएक्शन विद, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कौन से एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। सेकंड आ जाता है आपके पास जनरल रिएक्शन, क्या जनरल रिएक्शन होगी उसकी, ठीक है। और थर्ड आ जाता है आपके पास एक्सेप्शंस,
है ना। इनऑर्गेनिक में बहुत बार एक्सेप्शन बोले जाते हैं, तो वही एक्सेप्शन के बारे में बात हम यहाँ पर करेंगे और उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे क्यों एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिएक्शन विद, जनरल रिएक्शन एंड एक्सेप्शन। ठीक है, पहला, अब रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके ग्रुप में कैसे रिएक्शन होता है देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन बोरॉन के साथ कैसा होता है वो देखते हैं। When aluminium reacts with boron, when aluminium reacts with boron, तो एल्यूमिनियम बोराइड बनाता है Al, जहां पर Al एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद बोरॉन और Al प्लस बोरॉन गिव्स अस Al। ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम क्योंकि ज्यादा मेटालिक है तो +3 चार्ज, बोरॉन लेस मेटालिक है तो -3 चार्ज। इस तरह से रिएक्ट करेगा। देयर विल बी नो एक्सेप्शंस इन दिस रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज़ दो ही एलिमेंट से दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्शन कैसे हो सकता है। तो बोरॉन का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन, व्हाट विल इट फॉर्म? एल्यूमिनियम बोराइड। क्या होगा? एल्यूमिनियम विल हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरॉन विल हैव -3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयरफॉर देयर विल बी नो एक्सेप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन फैमिली की। कार्बन के परिवार के साथ कैसा बिहेवियर है बोरॉन के परिवार का, वो उसके बारे में बात करते हैं कि कार्बन का परिवार कैसे बिहेव करेगा, वो रिएक्ट करेगा बोरॉन के परिवार के साथ। हाउ द टू फैमिलीज विल रिएक्ट और बिहेव। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कार्बन फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द एक्सेप्शन दैट इज हियर। किस एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं? एक्सेप्शन के बारे में क्या बात करेंगे देखिएगा। जब बोरॉन है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड नहीं बनाता, वो बनाता है B4C। क्या बनाता है वो? B4C। एंड ये जो B4C है इट इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? इंटरस्टिशियल। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? इसको इस तरह समझिए कि आपने कॉटन को पानी में डुबाया और जब आप कॉटन को पानी में डुबाते हो तो क्या कॉटन पानी से रिएक्ट करता है? डज कॉटन रिएक्ट विद वाटर? नो, बट वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच्ड टू कॉटन। वही चीज कहां अटैच होते हैं? वो जो स्पेसेस होती हैं कॉटन के बीच में, जो स्पेसेस हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है ना। तो वही चीज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है। कोई भी कंपाउंड में जब आप कंपाउंड देखोगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट होगा बोरॉन का, मान लीजिए, और इनके बीच में ये वॉइड्स छूट जाएंगे। द वॉइड्स विल बी लेफ्ट, राइट? एंड इन वॉइड्स में आके कोई भी एलिमेंट अगर बैठ जाए तो उनको क्या बोल देंगे हम? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। व्हाई वी कॉल देम इंटरस्टिशियल कंपाउंड? बिकॉज़ दे हैव नॉट रिएक्टेड विद दीस एलिमेंट्स, दे आर जस्ट सिटिंग टुगेदर। तो वही चीज जैसे कॉटन और वाटर रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन दे आर सिटिंग टुगेदर, दे आर देयर, सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दे आर नॉट कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड्स। नाउ जब ये होगा तो इस B4C का बहुत फायदा है। B4C मतलब ऐसे नहीं बनाया या B4C इसलिए नहीं बताया, B4C का बहुत फायदा है। क्या फायदा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब B4C की हम बात करते हैं, ठीक है, when you talk about B4C, तो B4C में दो चीजें याद रखिए कि B4C इज हार्ड, बहुत हार्ड है, एंड इट इज रफ, रफ भी है और हार्ड भी, ठीक है, दोनों चीजें। अब इसका फायदा क्या है? फायदा कुछ इस तरह से है, इसको यूज किया जाता है ब्रेक्स में। कहां यूज किया जाता है? ब्रेक्स में, है ना। ये कंपाउंड यूज किया जाता है ब्रेक्स में, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन ब्रेक्स। अब ब्रेक्स में क्या काम करता है समझिएगा। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई तभी होगा ना जब फ्रिक्शन जनरेट होगा। अगर कोई भी चीज स्मूथ है तो वहां पर ब्रेक अप्लाई होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कंसीडर करके देखते हैं, आप साइकिल चलाते सबके सब, है ना, एंड व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, आप देखते हो कि जब ब्रेक आप अप्लाई करते हो तो वो एक चीज है जो टायर को प्रेस करती है और उसकी वजह से टायर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। अब वो जो चीज जो एलिमेंट है या जो आप मैकेनिक्स में जो चीज जो आप मशीन बोले वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है, आप उसको समझिएगा कि वो इस वजह से कर पा रही है क्योंकि उसमें इतना फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है कि वो टायर को मूव करने नहीं दे रही, ठीक है। और फ्रिक्शन किस वजह से जनरेट होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है रफनेस की वजह से, है ना। तो अगर उसने इतना फ्रिक्शन जनरेट किया टायर मूव नहीं किया तो टायर में क्या हो जाएगा? ब्रेक लग जाएगा, टायर गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन रफनेस की बात तो हो गई, तो हार्डनेस का क्या फायदा है? ठीक है, अब इसको इस तरह समझिए कि हार्डनेस का यह फायदा है कि अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हीट इज जनरेटेड, एंड व्हेन हीट इज जनरेटेड आप बहुत ज्यादा अमाउंट वो क्या करेगा? वो जो कंपाउंड है उसको मेल्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो कंपाउंड मेल्ट हो गया तो वो प्लेन हो जाएगा, और अगर वो प्लेन हो गया, स्मूथ हो गया, तो कोई भी फ्रिक्शन जनरेट दोबारा नहीं हो जाएगा और ब्रेक क्या हो जाएगा? फेल। तो दोनों चीजें होना, रफ भी होना और हार्ड भी होना जरूरी है। क्यों? रफ होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होगा, और हार्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट होने पे जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से वो कंपाउंड मेल्ट ना करे, ठीक है। तो इस वजह से B4C having both the properties hard and rough therefore can be used in bricks।
इस वजह से B4C को हम किसमें यूज करते हैं? ब्रेक्स में। नाम क्या है इसका? बोरॉन कार्बाइड। कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कोई अजीब सा नाम नहीं है, ठीक है। दिस इज बोरॉन कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉट कंपाउंड्स व्हिच रिएक्ट। वो रिएक्शन नहीं हो रहा है उसमें, वो जस्ट वॉइड्स में आके बैठ जा रहे हैं, ठीक है। और क्या है वो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड है, रफ है, एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन ब्रेक्स। ब्रेक्स में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया बात। अब बात करते हैं कार्बन फैमिली बोरॉन की बात तो कर दी, अब एल्यूमिनियम के साथ इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो जब एल्यूमिनियम के साथ इसके रिएक्शन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म Al4C3। दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, ठीक है। Al4C, दिस इज इन, ठीक है। अब इसमें इसका कभी कभी पूछ लेते हैं हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, इसमें अगर मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इफ आई पुट वाटर इन दिस कार्बाइड तो व्हाट विल हैपन। उसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम वापस इस पर बात करेंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट इस तरह से कि आपके पास जब भी हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस, इनऑर्गेनिक वाला हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास दो बॉन्ड्स होंगे X एंड Y। X पे पॉजिटिव चार्ज होगा, Y पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ OH माइनस ऐसे न्यूक्लियोफाइल मूव करेगा, H की तरफ H प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको बीच में से तोड़ दीजिए और इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। दिस विल बी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें वो चीज हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है। ये तो बात होगी हाइड्रोलिसिस की। इसमें एक रिएक्शन है कि अगर आप किसी आइड को, अब आइड मतलब जिसका सफिक्स आइड है, मतलब जैसे कार्बाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, इस तरह से जिसका सफिक्स आइड है, अगर उसको किसी पानी में डालते हो, ठीक है ना, आइड को कभी पानी में डालते हो तो ये बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड। तो किसी भी आइड को अगर आपने पानी में डाला तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड बन रहा होगा। अब कैसे बन रहा होगा वो देख लेते हैं। तो पानी में हमने डाला, क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है ना। क्या बनेगा उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, आपके पास Al4C3 है, ठीक है, Al4C3 है। तो अब इस तरह से देखिए कि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा बेटा? एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा Al3+। अगर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो 4 एल्यूमिनियम पे कितना हो जाएगा? +12, राइट। उसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज एंटर होगा तो C3 पे चार्ज कितना होगा? -12 होगा कि नहीं होगा? है ना, उसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब अगर C3 पे -12 चार्ज है और इसको मैं डिवाइड करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि हर कार्बन पे -4 चार्ज होगा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? एंड अगर हर कार्बन पे -4 चार्ज है तो मैं इसका कंपाउंड, अगर माइनस पे क्या आता है मैंने अभी बताया, माइनस पे आता है H+। अगर H+ माइनस पे आ रहा है तो क्या बना देगा? CH4। क्या बना देगा? CH4। तो इसको ध्यान, अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा एल्यूमिनियम के, तो क्योंकि एल्यूमिनियम में पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पीछे कौन भागेगा? OH। और कार्बन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और कितना नेगेटिव चार्ज है? हर कार्बन में -4 नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पीछे कौन भागेगा? H। तो यहां बन जाएगा CH4। यहां पे क्या बन जाएगा? CH4। तो जब भी कार्बाइड का रिएक्शन किया हमने एल्यूमिनियम कार्बाइड का वाटर के साथ, तो उसने क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड। और क्या ये आपको हाइड्राइड दिख रहा है? तो यही चीज तो मैंने कही थी कि आइड का रिएक्शन जब पानी के साथ होता है, आइड का रिएक्शन जब पानी के साथ होता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड बनाता है। तो आइड का रिएक्शन जब पानी के साथ होता है क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसको दोबारा समझिएगा, Al4C3 को मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं कि एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है? +3। 4 एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना हो जाएगा? +12। उस 4 एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में कार्बन पे -12 होना चाहिए, है ना। कार्बन पे तीन कार्बन में टोटल चार्ज कितना होगा? -12। हर एक कार्बन में चार्ज कितना होगा? -4। अगर हर एक कार्बन पे -4 चार्ज है तो -4 को हाइड्रोलिसिस के टाइम पे क्या अट्रैक्ट करेगा? वो H+ को अट्रैक्ट करेगा। तो वो क्या करता है? अपने चारों तरफ 4 H+ जोड़ देता है और मीथेन बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिएक्शन देखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। हमने अभी कार्बन फैमिली की बात करी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके पास है कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली है ना। नाइट्रोजन फैमिली के साथ रिएक्शन,
ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के साथ जब रिएक्शन की बात करते हैं तो बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, आसानी से रिएक्ट नहीं करता नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। नाइट्रोजन बहुत आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनियम और बाकी सब कंपाउंड आसानी से रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें अगर मैं पानी डालता हूं और क्या बनेगा, तो बताओ जरा, एक बार पॉज करो वीडियो को, देखो बताओ क्या बनेगा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड में मैंने पानी डाला तो क्या कंपाउंड बनेगा, इस चीज को बताओ, सोचो, पॉज करके सोचो एक बार और खुद आंसर लिखने की कोशिश करो कि क्या बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद बताओ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कोशिश करी आप लोगों ने। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, आइड मैंने बात करी थी आपसे, मैंने ये कहा था कि आइड में जब भी पानी डालोगे क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड। तो ध्यान देखो कि एल्यूमिनियम पे क्या है, +3 चार्ज, नाइट्रोजन पे क्या है, -3 चार्ज, तो +3 पे क्या हो जाता है, OH, तो ये बन जाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस NH3 तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड आइड ने जब भी पानी के साथ रिएक्ट किया, whenever आइड reacts with water, something whose suffix is ide, when it reacts with water, it will always form hydroxide and hydride। बस समझ आती कि नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसके बाकी सारे एलिमेंट्स को E की तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो E is the elements that is एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, ये सब किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, E से। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय E। E reacts with N2 other elements। E reacts with phosphorus and rest of the elements of nitrogen family, ठीक है। तो phosphorus when it reacts with phosphorus it forms EP। It forms EP। What is EP? For example, if I take ALP, it forms ALP। Now this is important। Why ALP is important? Because it is poisonous। ये क्या है, पॉइजन, ये है पॉइजन। अब कैसे पॉइजन है समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड में डलेगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड, है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। जब फॉस्फाइड की बात करता हूं तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान समझिएगा, हमारे पास है ALP, हमारे पास है ALP, इट इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिस सल्फास बोलते हैं उसको, तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसमें मैं पानी डालता हूं, आई पुट वाटर इन इट, राइट, एंड व्हेन आई पुट वाटर इन इट, अगेन क्या बनेगा, फॉस्फाइड है, फॉस्फाइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्राइड। तो ये बना देगा AlOH होल थ्राइस प्लस PH3, ये बनाएगा। अब कैसे पॉइजनस हुआ सर, ये पॉइजनस कैसे हुआ, पॉइजनस बेटा ये PH3 की वजह से। PH3 की वजह से पॉइजनस क्यों है, इसमें के लिए हमें थोड़ा सा बायो पे जाना पड़ेगा। आप ये चीज समझिए कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, एंड दैट हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर लिविंग। But hemoglobin की binding capacity with other gases are also important। When you talk about phosphine, PH3, phosphine binds more strongly with hemoglobin than oxygen। मतलब, if I talk in the terms of reaction, if I say you have hemoglobin reacts with oxygen, it forms a complex, and then phosphine is coming, what will happen is hemoglobin will react with phosphine and oxygen will be left out। Reaction will move in forward direction and not in backward direction। So if the reaction is moving in forward direction, formation of hemoglobin complex with phosphine is more, and if hemoglobin forms a complex with phosphine and it is not forming a complex with oxygen, the supply of oxygen to the body is cut, and if the supply of oxygen to the other parts of the body is cut, the definite result is death, right? So you need to make sure that phosphine is poisonous because it forms a more stable complex with hemoglobin, and therefore it removes oxygen from the system and leads to death। And therefore sulfas is poisonous because if you eat sulfas or had aluminum phosphide, in our body there is water present, that water will react with sulfas and form phosphine, and that phosphine will bind with hemoglobin and lead to death, and therefore this act as poison। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, this is poison, this is called sulfas, this is sulfas, ठीक है ना, क्या होगा, sulfas, ठीक है। ये चीज इसमें होती है, ये हुई नाइट्रोजन फैमिली की बात है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली से। बात करते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली की। देखिए ऑक्सीजन फैमिली,
ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन होता है, एलिमेंट E reacts with O2. E means boron, aluminum, gallium, indium, है ना? तो एलिमेंट E reacts with O2 to form E2O3. It forms E2O3. तो एलिमेंट E reacts with O2 to form E2O3. ठीक है? तो E2O3 बनेगा। अब E2O3 मतलब जैसे B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 and Bl2O3. These will be the compounds, right? Because this is formed from a non-metal, and a non-metal oxide is always क्या होता है? Acidic. A non-metal oxide is always acidic. The first one will be acidic. These are metalloids or similar to metalloids. So these oxides will be amphoteric. And the last two oxides will be basic. Metallic oxides are always basic, right? So metallic oxides are basic. In the middle you have amphoteric oxides, and then the first one is acidic oxide, right? Why it is acidic? Consider this: whenever a non-metal oxide is there, it is always acidic. Why it is acidic? Consider this: you have SiO2 or you have CO2. I'll take a simpler example: CO2. It reacts with water. It forms H2CO3. It forms H2CO3. And if it forms H2CO3, it is forming an acid. So when a non-metal oxide is dissolved in water, it forms an acid, and therefore it is called as acidic oxide. And when a metal oxide is dissolved in water, it forms base. It is metallic oxide is base. Metallic oxide is basic. Why it is basic? Consider this: you have Na2O. Metallic oxide reacts with water, it forms NaOH. Now this is basic, right? So when a metallic oxide dissolves in water, it forms a basic oxide. When a non-metallic oxide dissolves in water, it forms an acidic oxide. And therefore, the terms comes from acidic if it is acidic. Why? Because it forms acid. It is basic because it forms basic. And this is amphoteric, so it forms an amphoteric hydroxide, right? So this will be oxides of oxygen, reaction with oxygen family. Next, reaction with halogens. Halogen family के साथ reaction with halogen. Now, when E again as a metal, aluminum, boron, aluminum, gallium, indium, thallium, reacts with halogen, it forms EX3. It forms EX3 plus 3 oxidation state. ठीक है? So when a metal, when a boron family element reacts with halogen, it forms EX3 plus 3 oxidation state, with an exception being thallium. It tries to form TlCl3. It forms this, but what happens here is that Tl is in +1 oxidation state and Cl3 is in -1 oxidation state. So this compound will be formed and not that one, where E is in +3 oxidation state and X is in -1 oxidation state. This, not this compound, but this compound will be formed by thallium. So thallium can form a similar compound, but the ions will be different, right? So this is the reaction with halogen family. Simple reaction, not a complicated reaction. Right? Next, we'll talk about reaction with NaOH. Reaction with NaOH, and we'll talk about specifically aluminium. Aluminium reacts with NaOH. Right? Aluminium reacts with NaOH. Specifically aluminium, why I'm talking about? Because this question is important and this has been asked a lot of times in the paper. So I'm talking specifically about this. When aluminium reacts with NaOH, the reaction can take place in two parts: if it is a dilute solution of NaOH and if it is a concentrated solution of NaOH. Okay? If it is a dilute solution of NaOH and if it is a concentrated solution of NaOH. When aluminium reacts with NaOH, what will happen? That dilute solution has OH as well as H2O. So a complex will be formed that contains OH whole 4, H2O whole twice,
like this, and when I see the charge here is -1, so I can place here sodium. A complex like this will be formed. When aluminium reacts with concentrated NaOH, what will it form? It will form, now in concentrated NaOH, the OH minus content is more and water content is less. So water will not be attached with aluminium. So the compound that will be formed is aluminium OH whole 6. The charge will be -3, so I can add Na3. So when you react, when a reaction is taking place, you can remember it by this way. When NaOH is less Na will be attached. When NaOH is more Na will be attached. Na3 is being attached. Why it is happening? Because the ligands that are being attached with aluminium are different, right? Some books write it in this way. कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं, कुछ बुक्स थोड़ा डिफरेंटली लिखती हैं. कैसे लिखती हैं? वो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हटा देती हैं. जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हटाती हैं, तो इसमें से क्या हो जाता है? कंपाउंड मिल जाता है तुम्हारे पास NaAlO2. खुद ला के देखना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना. और जब इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर हटाती हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है Na3AlO3. So this is a compound. Sometimes the books write this compound, but actually it is a complex which has been shortened to form this compound. ठीक है ना. तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स सही हैं. ठीक है. कुछ बुक्स ये रेफर करती है, कुछ बुक्स ये रेफर करती हैं. The only thing important is when you have less amount of Na, less amount of Na is attached. When you have more amount of Na, more amount of Na is attached. Also, aluminum has +3 oxidation state, and +3 oxidation state will remain constant for aluminum. ठीक है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी. चलिए, ये हो गया आपके कुछ जनरल रिएक्शंस. अब जनरल रिएक्शंस के बाद मैं ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे. ठीक है. ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एक ऑक्साइड Al2O3 है ना. और ये हमने बनाया था, कैसे बनाया था हमने? एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद O2 है ना. ये चीज को ध्यान रखिए कि जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद O2 होता है एंड इट फॉर्म्स Al2O3, दिस will not react completely. एल्यूमिनियम completely react नहीं करेगा. होगा क्या कि एल्यूमिनियम कुछ इस तरह से और ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो Al2O3 की ना एक लेयर बन जाएगी उसके सरफेस पे, कुछ इस तरह से लेयर बन जाएगी. और ये जो लेयर होगी ना, ये केमिकली पैसिव होगी, मतलब आगे रिएक्ट नहीं करने देगी. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम तो अंदर बच गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेफ्ट इनसाइड, but a small amount of aluminum is reacted. So therefore Al2O3 is chemically passive. कैसा है? केमिकली पैसिव. वैसे Al2O3 3 टाइप्स का होता है, उसके बारे में बात करेंगे जब हम एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे. बट यहां पर आप ये चीज देखिए, Al2O3 इज आल्सो केमिकली पैसिव. ठीक है. अब जो Al2O3 है ना, ये एक जगह और बनता है, और उस चीज को ध्यान से देखिएगा कि आपके पास अगर Fe2O3 है एंड Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम से हो रहा है, Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम से हो रहा है, तो इट फॉर्म्स Al2O3 प्लस Fe है ना. और यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, लाइट की फॉर्म. कैसी एनर्जी भी रिलीज होती है. तो ये रिएक्शन जो है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है ना. इस रिएक्शन को बोलते हैं हम थर्माइट प्रोसेस. क्या बोलते हैं हम? थर्माइट प्रोसेस. जहां पर थर्माइट प्रोसेस, जहां पर हम लेते हैं अमोर्फस एल्यूमिनियम. ठीक है. ब्रोकन डाउन एल्यूमिनियम लेते हैं. ठीक है ना. तो अमोर्फस लेते हैं, थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं. ये रिएक्शन का यूज बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो इसका यूज बताओ कहां होता है? इसका यूज ध्यान रखिए, जब रेलवे ट्रैक्स को आपको वेल्ड करना होता है ना, जब उसमें गैप्स आ जाते हैं, वेल्ड करना होता है, तो वहां यूज होता है, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हो गई, साथ में अपने आयरन मिल गया, तो आयरन वहां पर जाकर फिक्स हो जाएगा और एनर्जी भी मिल जाएगी. ठीक है. तो इस रिएक्शन में यूज होता है रेलवे वेल्डिंग में. और एक और जगह यूज होता है अनार में. कहां यूज होता है? अनार में. कौन सा अनार? खाने वाला अनार नहीं बेटा, ये कौन सा अनार है जो हम वी यूज इट इन दिवाली. दिवाली पे जो हम अनार यूज करते हैं ना, उसमें यूज होता है. दिवाली पे जो अनार यूज करते हैं उसमें यूज होता है. मतलब अब अगर ध्यान से देखेंगे, जब अनार जलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज होती है. वो लाइट एनर्जी यही एनर्जी है जहां पर थर्माइट प्रोसेस हो रहा है, और थर्माइट प्रोसेस होने की वजह से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. अब बिकॉज ये कम अमाउंट में यूज करते हैं, तो उसमें कम देर तक यूज होती है, लेकिन अनार यूज होती है. तो हमारी बुक्स में ऐसा क्यों लिखा? बट अब बुक्स हमने फॉरेन ऑथर से कॉपी करी है, और क्योंकि बुक्स हमने फॉरेन ऑथर से कॉपी करी है और वो लोग दिवाली नहीं मनाते, इस वजह से वो अनार के बारे में बात नहीं करते. ठीक है ना. लेकिन हमें पता है कि अनार में यही रिएक्शन फॉलो होता है, थर्माइट रिएक्शन, जहां एल्यूमिनियम आयरन को रिड्यूस करता है, और जब वो रिडक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और वही एनर्जी हम लाइट फॉर्म में हमें दिखती है. ठीक है. तो एल्यूमिनियम के बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा. एक, इट इज केमिकली पैसिव. ठीक है. दूसरा, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Fe2O3 इट फॉर्म्स Al2O3.
एंड इस केस में एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस एंड ये काफी जगह पे यूज होता है, जैसे रेलवे बिल्डिंग्स में, अनार में, बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बोरॉन फैमिली, होप आपको पसंद आया हो। एंड ऑल्सो आप कोशिश कीजिए कि इसके बाद अपनी बुकलेट्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। इस रिएक्शन को, इस लेक्चर को बार बार देखें, बेसिक है, ठीक है ना। इसमें भी रिएक्शंस की बात हमने नहीं करी, जनरल रिएक्शंस की बात करी, ठीक है ना। तो मेजरली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस या बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस की बात नहीं करी, तो होपफुली जल्दी समझ जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।